हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज न्यू चैप्टर डिस्कस करेंगे विच इज़ बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हमारे शरीर में जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं उसमें जो भी अणु पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स या जैव अणु कहते हैं। जो हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर को ग्रोथ प्रदान करती हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जो हमारे शरीर को ग्रोथ प्रदान करते हैं उनको हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। जो हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को मेंटेन करते हैं, सारी रिएक्शंस को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। उन्हीं को हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये कुछ इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स ये हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमारा आता है डीएनए, आरएनए, विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स। ये होते हैं हमारे फैट भी होता है, लिपिड भी होता है, ये भी होते हैं। लेकिन इस बार जो कोर्स में है केवल आपको 3 पढ़ने ऊपर से: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। विटामिन्स, हार्मोन्स, एंजाइम, फैट, लिपिड्स ये सब कोर्स से हटा दिए गए इस बार। तो आपको केवल 3 पढ़ने: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो थ्योरी लिखी है इसमें लेवोसिए एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा था, मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसिए है इस समय। तो लाइफ इज क्या कहा था? लाइफ इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेवरल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन ऑल लिविंग बींग्स, सम स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस टू अकर एंड दे आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इसको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। इफ़ दीज रिएक्शंस स्टॉप और इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, अगर ये रिएक्शन रुक जाएंगी तो इक्विलिब्रियम जो हमारे शरीर में आदान प्रदान हो रहा है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण हमारे शरीर की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो बायोमॉलिक्यूल बन रहा है ये लगातार हमारे शरीर में रिएक्शंस करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब पेड़ पौधों में ज़्यादातर ये कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं कार्बोहाइड्रेट। इनका जो स्रोत होता है कहाँ से मिलते हैं? जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं, जिनसे हमको एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट किनसे मिलके बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट मेनली मिलके बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलके बने होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो उतना ही होता है। कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो उतना ही होता है जितना कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है, 2:1 का। ठीक है, तो इसका जो जनरल फार्मूला ये होता है CxH2O का होल वाई। कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, इसको हम लोग कार्बन के हाइड्रेट्स भी कहते हैं, कार्बन के वाटर मॉलिक्यूल, मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो कंपाउंड इस रूल को फॉलो करते हैं CxH2O का होल वाई, वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे C6H12O6 को हम लोग लिख सकते हैं C6H2O का होल 6, तो ये लिख सकते हैं। तो ये उसको फॉलो कर रहा है। C12H2O का होल 11, तो ये भी लिख सकते हैं, तो इसको फॉलो कर रहा है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो इस रूल को फॉलो करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, जैसे ये एसिटिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, लैक्टिक एसिड, ये आपके सामने दिख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले को फॉलो करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। जैसे वो कार्बोहाइड्रेट को फॉलो नहीं करते लेकिन वो फिर भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे ये C6H12O5, रेमिनोज डीऑक्सीराइबोस, C4H10O5। ठीक है, तो ये इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। CxH2O का होल वाई की फॉर्म में इनको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है। उसी प्रकार ये कंपाउंड एसिटिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड एंड लैक्टिक एसिड ये फॉलो कर रहे हैं लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब डेफिनेशन देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की क्या डेफिनेशन होते हैं।
ऑल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, जितने भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, विच यील्ड्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर इनका हाइड्रोलिसिस कराएं, मतलब इनकी रिएक्शन वाटर से कराएं, तो भी हमको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिलेंगे, ठीक है। और उसमें एक असिमेट्रिक कार्बन होता है जिसकी जो वैलेंसीज जो होती हैं, चारों वैलेंसीज डिफरेंट होती है, उसको हम लोग असिमेट्रिक कार्बन कहते हैं, ठीक है। ऐसा कार्बन होगा जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट होंगी, जैसे ये वाला कार्बन, इसके चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है, एक तरफ कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा है, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है, नीचे CH2H का होल 4 जुड़ा है। तो इसी तरीके से इसको हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। तो ऑल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स विच यील्ड्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स ऑन हाइड्रोलिसिस एंड कंटेन वन एसिमेट्रिक कार्बन, एक कम से कम एसिमेट्रिक कार्बन जरूर होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं, मतलब यही डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट का काम, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या होता है वो देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे शरीर में क्या काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम होता है ये शरीर को ऊर्जा व ऊष्मा प्रदान करते हैं, मतलब हमारे शरीर को एनर्जी व हीट दोनों देते हैं। ये कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं, मतलब हमारे शरीर में जो सेल्स होती हैं उनका भी ये निर्माण करते हैं। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट को हम लोग को खाना चाहिए। और ये क्या करते हैं, पेड़ों पादपों मतलब होता है पौधों, पेड़ों में कंकाल का निर्माण करते हैं, पौधों में कंकाल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। शुगर्स या नॉन शुगर्स। शुगर्स वो होते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, तो उनको हम लोग शुगर्स कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज एक्सेट्रा, ठीक है। और नॉन शुगर्स वो होते हैं जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं और जो जल में भी कम घुलनशील होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, तो वो नॉन शुगर्स होते हैं, ठीक है। तो शुगर्स में हमारे शुगर्स को भी क्लासिफाइड कर सकते हैं मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स में। तो ये मोनोसेक्राइड्स और ये ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं। मोनोसेक्राइड्स वो होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। मोनोसेक्राइड्स आर सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसेक्राइड जो होते हैं सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है। दे आर स्वीट इन टेस्ट, ये कैसे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, एंड सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में घुल जाते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म हायर कार्बोहाइड्रेट। अब जो इनके मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, हायर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव प्रकाश के प्रति क्या होते हैं, उत्तेजक होते हैं। हाँ, देयर जनरल फार्मूला, इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2nOn, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन दुगने होंगे, फिर जितने कार्बन होंगे उतने हाइड्रोजन होंगे। और इनकी जो वैल्यूज़ होती है वो 3 से 10 तक की होगी, मतलब कार्बन की वैल्यू होगी 3 से 10 तक के हो सकते हैं। मोनोसेक्राइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल ग्रुप। 2 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप में इनको डिवाइड किया जाता है, एल्डोस एंड कीटोस, एल्डोस एंड क्रीटोस। अगर मोनोसेक्राइड में हाइड्रोक्सी OH ग्रुप के साथ अगर एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है तो उसको हम लोग एल्डोस ग्रुप कहते हैं। जैसे ये देखो CHO और इसमें OH ग्रुप भी, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, तो उसको हम लोग एल्डोस कहते हैं। कीटोस वो होते हैं जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ साथ कीटोनिक ग्रुप भी होता है, तो उसको हम लोग कीटोस कहते हैं। जैसे फ्रैक्टोस में कीटोनिक ग्रुप होता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों होते हैं। अब बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स की। ओलिगोसेक्राइड्स 2 टाइप के होते हैं। दोस टाइप्स ऑफ शुगर विच ऑन ऐसे ओलिगोसेक्राइड्स उन्हें कहते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस कराने पर मोनोसेक्राइड प्राप्त होते हैं, उन्हें ओलिगोसेक्राइड्स कहते हैं। जिनका हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन कराने पर हमें मोनोसेक्राइड्स प्राप्त होते हैं, उन्हें ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं। इनको विभाजित किया गया है डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स में, ठीक है। पॉलीसेक्राइड तो नॉन शुगर में आ जाएगा। हाँ, तो डाइसेक्राइड क्या होते हैं, अगर इनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 2 हमको मोनोसेक्राइड प्राप्त होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड, जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया एक्सेट्रा।
सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज प्राप्त होंगे। डिफरेंट भी प्राप्त हो सकते हैं और सेम टाइप के भी प्राप्त हो सकते हैं। और अगर हम लोग माल्टोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्राप्त होते हैं। ट्राईसेक्राइड्स में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड प्राप्त होंगे, 3 ट्राई। जैसे रैफिनोस का हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रैक्टोज तीनों प्राप्त हुए, लेकिन तीनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे तीनों में। टेट्रासेक्राइड्स जिसमें 4 टाइप के हमको मोनोसेक्राइड प्राप्त होते हैं, जिस टाइकोस C24H45O18 हाइड्रोलिसिस करा दिया तो 4C6H12O6 ग्लूकोज, 4 टाइप के ग्लूकोज प्राप्त हुए। इसके बाद नॉन शुगर्स या पॉलीसेक्राइड, ये स्वाद में मीठे नहीं होते और जल में भी घुलनशील नहीं होते। दे आर अमॉर्फस सॉलिड हैविंग नो टेस्ट, insoluble in water and no hydrolysis, they give large number of monosaccharides। और इनका हाइड्रोलिसिस कराने पर बड़े हमको ग्लूकोज प्राप्त, मतलब बड़े नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड प्राप्त हो। इनका एग्जांपल जैसे हो गया स्टार्च एंड सेलुलोस। ठीक है, तो आज यहीं रखते हैं, क्लासिफिकेशन हो गया। अब कल अगली क्लास में बात करेंगे कंपाउंड्स की। ठीक है, थैंक यू।